देखिए, ईरान जो कूद रहा है, वो किसी कारण से कूद रहा है क्योंकि जो हमास के ऊपर में प्रहार है, याद कीजिए इस्राएल का रिज़ॉल्व क्या था? इस्राएल का एम हुँ। एक ही है, हमास को वाइप आउट कर देना। अब अगर हमास को वाइप आउट किया जाएगा तो इसका डायरेक्ट जो घाव है, वो ईरान में पड़ेगा क्योंकि ईरान ने ही पाला-पोसा है और फंड किया हुआ है, सब तरह की जो उसको क्षमताएँ हैं, वो हमास को ईरान दे रहा है। तो अगर हुँ। हमास अगर वाइप आउट होगा, तो डायरेक्ट जो इसका जो आघात है, वो ईरान पे पहुँचेगा। तो इसलिए ईरान कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ये समझ ले कि अभी तक वॉर शुरू नहीं हुआ है, अभी तक जो हो रहा है, हुँ। वो सिर्फ़ प्री अटैक है। मतलब जब ये कहते हैं हम लोग डिफेंस के लैंग्वेज में कि जब आपकी एयर सिक्योरिटी, एयर डोमिनेंस हो किसी एरिया पे और अगर एनिमी अगर वेल एंट्रेंस्ड हो, मतलब छद्म युद्ध में हुँ। अगर वो पारंगत हो, तो अपनी इंजुरी को, अपनी जो कैजुअल्टी है, उसको कम करने के लिए एनिमी को इतना मारिए ऊपर से ही, हवाई हुँ, से ही, हुँ, कि वो हुँ। पल्वराइज़ हो जाएगा, वो वहीं पे परेशान हो जाएगा। तो अभी जो फ़ेज़ है, इसमें आप देख रहे हैं कि चाहे वो एयर से हो, हवाई जहाज़ से हो, उन टनल के ऊपर में अटैक हो रहा है। अटैक सिर्फ़ उन टनल के उन बिल्डिंग के ऊपर में हो रहा है, जहाँ कोई न कोई टनल आके खुलता है। तो ये जो हुँ। टनल हैं, ये सारे हमास के जो चाहे आप उसको कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर ट्रिपल सी कहते हैं, सीसीसी, या तो वो है या फिर उसके अंदर में उसकी मेंटेनेंस और जो क्षमताएँ हैं, उसके असला-बारूद हैं, वेपन हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो इन सारे टनल के ऊपर में प्रहार ज़रूरी है, अगर इसराइल को अपनी खुद की कैजुअलिटी कम करनी होगी। तो अभी का जो स्टेज है, ये प्री वॉर हुँ। स्टेज है जिसमें कि हवाई से, नेवी से और ज़मीन से भी सारे जो चाहे वो तोप हैं, चाहे रॉकेट हों, हुँ। चाहे गोला-बारूद हों, चाहे हावित्ज़र्स हैं, आर्टिलरी हैं, तोप हैं, ये सारे हमले जी। हो रहे हैं कि वो जो ग्राउंड टारगेट हैं, वो सॉफ्टन हो जाए, वो पल्वराइज़ हो जाएगा। तो कल को या परसों को जब जब ग्राउंड ट्रूप जब मार्च करेगी, तो मिनिमम कैजुअलिटी इसराइल को झेलना पड़े। तो अभी वो स्टेज है। तो ईरान की जो छटपटाहट है, वो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि इसराइल ने बिल्कुल रिज़ॉल्व बना लिया हुआ है और जो बाइडेन जो उन्होंने भी मान लिया हुआ इसराइल का ये पॉइंट कि उसको हुँ। स्ट्राइक बैक करने का हक है क्योंकि इन हुँ, हमास ने हुँ। एकदम बिल्कुल अमानवीय तरह से इसराइल के अंदर में जाके वहाँ पे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को अ, बिल्कुल बेइंसानियत, गैर इंसानियत वाली बात की है। इंसानियत को एकदम एकदम शर्मसार करने वाली काम की है उन्होंने। तो हुँ। पूरे विश्व में हमास का जो है वो थू-थू हो रहा है। हमास के ऊपर में सारे तरह के जो प्रेशर है वो बढ़ रहे हैं और जो उन्होंने हॉस्टेज को अपने यहाँ पे लाए हुए हैं। उस हॉस्टेज को हुँ। रिलीज़ करने के लिए इसराइल ने तो कहा था कि हम इसका खाना, पानी, हवा सब कुछ बंद कर देंगे, हम सब बंद कर उसको देंगे। मजबूर हुँ। करेंगे। इसराइल को गाज़ा को, हमास को मजबूर करेंगे कि वो सारे हॉस्टेज को एकदम सुरक्षित हमें लौटा दे। लेकिन फिर उसके हुँ, बाद हुँ। जितनी प्रेशर पड़ी, चाहे वो यूएन का हो, यूएन ह्यूमन राइट्स का हो, बाकी जो इस्लामिक देश है उनका हो, ये जो प्रेशर पड़नी शुरू हुई तो फिर उन्होंने हुँ। पार्शियली ये अलाउ किया हुआ। तो अब बात आ गई है कि हॉस्टेज का रिलीज़ किस टर्म्स पे हो और ये जो होगा। टर्म है, हुँ। ये हमास का टर्म तो इसराइल तो नहीं मानेगा। जो उसने कहा कि हुँ। मेरे 5000 जो लोग हैं, कैदी हैं, उसको छोड़ दे तो मैं ये 200 हॉस्टेज को छोड़ दूँगा, ये तो नहीं होने हॉस्टेजेस को वाला छोड़ है। दूँगी। हाँ, हुँ, कहीं न हुँ। कहीं कोई न कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी न किसी तरह से स्ट्राइक अगर हो, तो वो हॉस्टेज का एक्सचेंज हो। लेकिन एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा, जिस दिन जो हमास के जो टेररिस्ट हैं, उनको रिलीज़ किया जाएंगे तो गाज़ा ही। तो गाज़ा में फिर से हुँ। उनको वहीं पे मारा जाएगा। मतलब उनका कोई हुँ। वो फ्यूचर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज के दिन में हैं। तो जो छटपटाहट है ईरान की, चाहे वो हमास को लेके हो, चाहे हिज़्बुल्लाह को हुँ। लेके हो। क्योंकि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ईरान के ही हिज़्बुल्लाह वहाँ पे लेबनान में हैं हुँ। और लेबनान से इसराइल के ऊपर में स्ट्राइक कर रहे हैं और
वापिस जो रिटेलिएशन है वो इस्राइल काफ़ी उनको तबाह कर रहा है वहाँ पे लेबनान में ही, तो ईरान की छटपटाहट समझ में आती है। बट बाकी सीरिया, जॉर्डन तो खैर इसमें नहीं आ रहा है, इजिप्ट भी नहीं आ रहा है, तो बाकी जो इस्लामिक देश हैं वो हल्ला करेंगे क्योंकि उनको देखिए जिहादी जो हैं वो जिहाद से जो इस्लाम के 7 टेनेट्स हैं उसमें से एक जिहाद है। तो जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश करेंगे इन जिहादियों का साथ देने का, चाहे वो ओवर द ग्राउंड अपने मुंह से चाहे जो भी बोले, लेकिन अंदर में जो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, तो वो बोलेंगे कुछ और, लेकिन उनकी सिंपैथी जो है वो जिहादिस्ट से कहीं न कहीं होगी। सारे जितने 47 कंट्री हैं, 47 इस्लामिक कंट्री की जो सिंपैथी होगी इन जिहादियों के साथ में होगी, लेकिन हमास ने जिस तरह की हवस दिखाई है इजराइल के धरती पे जाके, इसके लिए उसका साथ देने के लिए कोई शायद तैयार नहीं होगा। निहारिका देवनाथ जी मेरे साथ तो जुड़ गए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। सर लगातार जमीनी युद्ध की अब बात होने शुरू हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। उसने 5 घंटे का वक्त भी गाजा को दिया था, लेकिन ये भी खबर सामने है कि गाजा ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम ये इलाके नहीं खाली करेंगे, जिसके बाद नेतन्याहू का ये बयान आता है सामने कि वो हमारे जो सब्र है उसकी परीक्षा ले रहे हैं और अभी ये जंग कुछ समय तक खत्म नहीं होगी। तो जमीनी युद्ध जो है उससे ये तस्वीर कितनी बदल जाएगी? देखिए, जमीन में हमला करने के लिए इजराइल की फौज तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जमीनी युद्ध अगर होगा तो इजराइल की आर्मी को गाजा पट्टी में शहरी एरिया में घुसना पड़ेगा और दुनिया भर की जितनी आर्मी है वो कभी भी शहरी युद्ध नहीं करना चाहती। शहरी युद्ध में जैसे ही चालू होता है तो सारा जो एडवांटेज है वो गुरिल्लास को चला जाता है। यानी जैसे ही ये गाजा पट्टी में आईडीएफ की टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, तो इनको अंदर घुसने के बाद ही ये गलियों में फंस जाएंगे, मुड़ने की जगह नहीं मिलेगी। इनके लॉन्ग रेंज की जो तोपें हैं सब बर्बाद हो जाएंगे, काम में नहीं आएंगी, क्योंकि सारे टारगेट तो बस सामने 100 गज 200 गज पर है। उल्टा हमास के जो आतंकवादी हैं उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने घरों के दरवाजों के पीछे से, खिड़कियों से, रोशनदान से और छत से इनके ऊपर चाहे पत्थर हो, चाहे हथगोले हो, चाहे आरपीजी से अटैक कर रहा हो, कर पाएंगे बहुत आसानी से। एक और चीज जो है शायद इसीलिए जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि गाजा पर अगर आप दोबारा से कब्जा करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। जी हाँ, गाजा पट्टी पर एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल है, जो कि किसी भी दुश्मन के लिए मुश्किल है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि गाजा पट्टी जो है ये तो 1967 तक इजिप्ट के पास थी। उसके बाद 1967 से लेके 1987 वहां पर पीएलओ या अल फतह के लड़ाके थे, उनको भी इजराइल कंट्रोल नहीं कर पाया, जबकि इजराइल का वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था। और ये हमास 1986-87 में वहां पैदा हुआ और 2005-2007 में हमास इतना मजबूत हो गया, लेकिन इजराइल की पूरे कंट्रोल थी। इजराइल की आर्मी रोज वहां गश्त देती थी। 2005-7 इजराइल की आर्मी वहीं पर थी, पुलिस वहीं पर, शिन बेट जिसको हम कहते हैं, वहीं पर थी, लेकिन ये लोग हमास को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आज की तारीख में तो गाजा पट्टी में घुस के हमास को कंट्रोल करना और भी 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। गाजा पट्टी में हमें नहीं भूलना कि हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने बहुत सारी अंडरग्राउंड सुरंग बनाई हुई है। ये अंडरग्राउंड सुरंगें जो है ये इस घर से उस घर तक और उस पुल से आगे वाले अस्पताल तक और इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक बनी हुई है। तो क्या होगा कि अगर आईडीएफ फौज घुस भी गई अंदर और बख्तरबंद गाड़ियों से निकलकर आईडीएफ के जो स्टॉर्म ट्रूपर्स हैं, कमांडो हैं, अगर वो सुरंगों में घुसने की कोशिश करेंगे तो कोई भी गुरिल्ला करेगा कि वो उन्होंने वहां पर बूबी ट्रैप्स लगाए हुए हैं। बूबी ट्रैप्स का मतलब है कि जैसे ही आईडीएफ के सोल्जर्स ने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की या एक खिड़की खोलने की कोशिश की या लात एक दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, वो अपने आप फट जाएगा। दूसरी चीज, हमास के जो लड़ाके आतंकवादी हैं उन्होंने बहुत सारे आईईडी लगाए हुए हैं जगह जगह पर, घरों के अंदर, बिल्डिंग्स के फेंस के ऊपर, सबसे बड़ी है सुरंगों के मुहानों पर। तो जैसे ही आईडीएफ के लड़ाके वहां पहुंचेंगे, आईडीएफ के कमांडो पहुंचेंगे, तो वो रिमोट से इन आईडीज को उड़ा सकते हैं हमास के जो आतंकवादी। बहुत अच्छी तरीके है उन्होंने क्या किया, गलियां तो गाजा की जो शहर के अंदर वाली गलियां हैं जहां की हमास के लड़ाके छिप जाएंगे,
करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे गलियां बहुत पतली-पतली हैं, 10 फुट, 20 फुट चौड़ाई है की सिर्फ, जैसे कि हिंदुस्तान में भी कई जगह पे होता है। तो इन गलियों में तो टैंक है, बख्तरबंद गाड़ी घुस जाएँगे तो हमास के लिए तो सिर्फ कुछ नहीं करना, जमीन के नीचे एक एंटी टैंक लगा देंगे माइन, क्योंकि उन्हें मालूम है वो इज़राइल की टैंक उसी गली से वहीं से सामने आ सकती है अगर हमला करना है। जी। तो 2 एंटी टैंक माइन लगा देंगे और ये गली में 2 इज़राइल के टैंक ध्वस्त हो जाएँगे और वो पीछे से आने वाले 10 दूसरे टैंकों का रास्ता भी रोक लेंगे। जी। ठीक है। यहाँ पर आपने ये तमाम चीजें बताई कि गाजा पर कितना मुश्किल है यहाँ पर कब्जा करना। झा सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। यहाँ पर लगातार अब बात होना शुरू हो गई कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो इजराइल पहुंचेंगे और तमाम चीजों पर डिस्कशन होगा। तो ये जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे विश्व में भेज रहा है और साथ ही फलस्तीन के लोगों तक पहुंचा रहा है? देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक बैलेंसिंग एक्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो न तो खुल के सिर्फ इसराइल का पक्ष ले सकते हैं और न ही खुल के वो ओआईसी का पक्ष ले सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक देश जो हैं, चाहे वो हम सिर्फ 47 इस्लामिक देशों का बात करें या ओआईसी की बात करें, ओआईसी में 57 देश आ जाते हैं। तो अगर हम इन इस्लामिक देश की बात करते हैं तो अमेरिका कहीं न कहीं इन इस्लामिक देशों से कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर लेता है। जैसे सऊदी से उसके अलग फ़ायदे हैं, जो अफ़गानिस्तान उसने खाली किया हुआ वो अलग चीज़ है, जो उसका इक्वेशन टर्की से और इराक से है, वो बिल्कुल अलग बना हुआ है। तो और जॉर्डन से बिल्कुल अलग रिश्ता उसका है, इजिप्ट से अल-सीसी के साथ में अलग रिश्ता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक बड़ा एक फाइन जो बैलेंसिंग एक्ट है वो करना जरूरी होगा, लेकिन बॉटम लाइन हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, ये कन्फ्लैग्रेशन क्यों हुआ है? ये कन्फ्लैग्रेशन सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमास के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने एक इनह्यूमन कंडेमनेबल ग्लोबली कंडेमनेबल एक्ट उन्होंने किया हुआ है और इसके लिए हमास को पनिशमेंट देना एकदम अत्यावश्यक है। और ये जो पनिशमेंट है इसको किसी और चीज से ना जोड़ा जाए। यहाँ तक कि जब वहां पे विदेश मंत्री जब गए थे तो इन्होंने कोशिश की थी कि सबों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स वहां पे हैं, सबों को कन्विंस करके, सबों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके ये जो लड़ाई है इसको बिल्कुल इसराइल वर्सेस हमास रखें और किसी और का इन्वॉल्वमेंट ना हो। लेकिन जैसा पिछले 2 दिन में खबर आ रही है कि लेबनान जो है, ईरान खास करके, चाहे वो लेबनान के थ्रू या यहाँ पे वेस्ट बैंक में हिजबुल्लाह के थ्रू या कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीरिया में भी कुछ सुगबुगाहट समाज में आई है। तो इन सबों के थ्रू कोई न कोई वो एक कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिश नाकाम करने के लिए जो डिप्लोमेटिक, जो इतनी इंटेंस डिप्लोमेसी जो हमने अभी यूएस की देखी है, तो ये उसमें हुई है। और कल जब जो बाइडेन वहां पे आ रहे हैं, तो जो बाइडेन का भी यही बैलेंसिंग एक्ट है कि इसराइल को वो किसी न किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि कोलैटरल डैमेज जितना कम हो वो हो। जहां तक ह्यूमैनिटेरियन जो अप्रोच है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, चाहे वो उत्तरी तरफ से हो, उत्तरी तरफ से तो नहीं लगता है कि वो आ पाएगा, लेकिन कम से कम दक्षिणी तरफ से जो इजिप्ट का बॉर्डर है, तो वहां से अगर कुछ आ सके तो अंतरराष्ट्रीय पटल पे यूएन के एड से, और भी कुछ देश हैं जहां पे जिनकी गाड़ियां वहां पे रुकी हुई हैं ह्यूमन असिस्टेंस को लेके, तो वो वहां पे फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी फिलहाल इजिप्ट टस से मस नहीं हो रहा है, वो उस गेट को खोलने के लिए तैयार नहीं है। एक और कारण है कि पिछले 3-4 दिन में, 5 दिन में इसराइल ने 2 अटैक किए हैं उस गेट के आसपास में, कि कोई उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करे। तो थोड़े से मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, थोड़ी सी मिक्स्ड जो संकेत आ रही है उस एरिया से। लेकिन बॉटम लाइन यही है जो बाइडेन के कल वहां पे जाने का, कि कोई और पार्टी इस लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो और इसराइल कम से कम ह्यूमैनिटेरियन जो कोलैटरल डैमेज जो है वो वहां पे पहुंचाए।
ठीक है। देवदास जी, यहाँ पर आपने तमाम जो ओझा सर ने बातें की वो आपने यहाँ पर सुनी। यहाँ पर ये खबर भी सामने आ रही कि जो अमेरिकी सेना के कुछ जवान वहां पर मौजूद है और साथ ही यूएन के जो पीस कीपिंग फोर्स है वो लेबनान के बॉर्डर पर, जिसमें भारतीय सेना के भी कुछ लोग हैं। तो ये जो फोर्स है, इस बार इससे कोई उम्मीद की जाए कि जो यहाँ पर लेबनान के बॉर्डर पर पीस कीपिंग जिसे कहा जाता है, तो क्या इस बार यूएन से किसी तरह की उम्मीद की जाए या हर बार की तरह वो मूक दर्शक बनकर ही वहां खड़ी रहने वाली है? देखिए, यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है इजराइल के सीमा पर, चाहे गजा बोले या उत्तरी सीमा पर के साथ बोले, लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, ये 1948 से ही डिप्लॉयड है। ये समझने वाली बात है कि इनका मैंडेट नहीं है, युद्ध लड़ना इनका काम नहीं है। ये अपने साथ, जब चाहे भारत की पीस कीपिंग फोर्स हो, हम कहीं पे भी डिप्लॉय होते हैं तो भारी हथियार होते हैं, हैवी मशीन गन वगैरह लेके नहीं जाते, ये हल्के हथियार लेके, क्योंकि पीस कीपिंग मैंडेट में काम सिर्फ है पुलिसिंग का और रिपोर्टिंग का, कि उभय पक्ष जब एक दूसरे को हमला कर रहा है तो सिर्फ चुपचाप रिपोर्ट करते हैं। किसी भी पक्ष पर हमला करके उनको कंट्रोल में लाना पीस कीपिंग फोर्स के मैंडेट में नहीं है। तो एक दो अमेरिकन स्पेशलिस्ट भी वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो काम करते हैं वो गुपचुप तरीके से अपना सीक्रेट इंटेलिजेंस जमा करना या सिग्नल इंटेलिजेंस, यानी हिजबुल्लाह के जो लड़ाके आपस में बात कर रहे हैं या दुश्मन देश के जो रेडार वाले हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करके मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि चाहे भारत की पीस कीपिंग फोर्स वहां पे डिप्लॉयड है, लेकिन उनका काम किसी भी, चाहे इस तरफ का दुश्मन या उस तरफ का हिजबुल्लाह, उस पे अटैक करके उसको काबू में रखना, ये उनकी ड्यूटी में नहीं है। जी। देवराज जी, ये भी बात हो रही है कि जो चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही जो अपनी वेपन टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा बेताब रहते हैं कि कभी भी मौका मिले तो जो तमाम जो वेपन टेस्टिंग है वो करे। तो यहाँ पर अगर अमेरिका और ईरान यहाँ पर अपनी वेपन टेस्टिंग के साथ शामिल हो जाते तो फिर क्या ये युद्ध जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ खिसक सकता है? जी हाँ, दुनिया में ये काफी कॉमन सिस्टम है कि अगर कोई देश नया बनाता है, नया हथियार बनाता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए दुनिया में कहीं पे है और वहां इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि असली लड़ाई के कंडीशन में, यानी जिसको हम बोलते हैं कि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में आपको वो हथियार टेस्ट करने का मौका मिल जाता है। जहां तक हमें ये समझना पड़ेगा कि जहां तक हम ऐसी जगह से किसी भी युद्ध में उलझना नहीं चाहते, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की चांस है कि नहीं, दुनिया के सारे देश जो हैं वो उभय पक्ष को मौखिक समर्थन दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल ना तो कोई पश्चिमी देश और ना ही कोई मुस्लिम देश या अरब देश इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल होने की कोशिश कर रहा है। सब राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं, कुछ मुस्लिम देश हमास को आर्थिक समर्थन भी दे रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर होने का ऐसा चांस नहीं है। ठीक है। जहां सर यहाँ पर जॉर्डन की तरफ से भी चेतावनी सामने है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो जंग चल रही है उसके बाद अगर ये लगातार चलती रही तो जो मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज और लोग हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं उनको हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे और धीरे धीरे जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तमाम चीजें जो है उसे रोकने की जरूरत है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं उनको बेहद ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, देखिए, जो ओआईसी का एक हमेशा से रुख रहा, चाहे आप ओआईसी कह लीजिए या जीसीसी कह लीजिए, गल्फ कोऑपरेशन कम्युनिटी जो है, इसमें मोस्टली सारे जितने भी हैं वो इस्लामिक नेशंस हैं। ओआईसी में जो 47 इस्लामिक नेशंस हैं, इसके अलावे 10 और उसके मेंबर हैं, तो उसकी एक थोड़ी सी परिप्रेक्ष्य जो है अलग हो जाती है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि जहां भी इस्लामिक इंटरेस्ट होगा तो इन 47 कंट्री में से कोई भी जो है वो एक अलग रुख, मतलब इसके अगेंस्ट में अपना स्टैंस लेने से बचेगा, कतराएगा। और यही चीज अभी यहाँ है कि जो ग्लेरिंगली है, मतलब ओवरटली है, कोई हमास के साथ में नहीं जा रहा है, लेकिन सब नाम ले रहा है पैलेस्टीनियन का। आखिर ये पैलेस्टीनियन है कौन और हमास कौन है? हम जानते हैं हमास का जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ईरान के द्वारा समर्थित है, लेकिन आज के दिन में जो फुट फोर्सेस हैं हमास के, वो कौन है? उसमें से जो 2/3 जो हैं
वो ये उसके 2/3 लगभग वही पैलेस्टीनियंस हैं जिनके वहाँ पे घर हैं, जिनके घरों में वो सुरंगें खुलती है। तो ये वही है और सिर्फ लगभग 1/3 जो है वो जो विदेशी मूल के जो टेररिस्ट हैं वो हैं हमास में। तो हमास की ये रियलिटी आप समझिए। और निहारिका मुझे थोड़ी-सी ताज्जुब होती है आज के दिन में जो वर्ल्ड प्रेस है, ये जो रिपोर्टिंग कर रही है, ये हर चीज़ के लिए इस्राएल को ज़रूर सवाल पूछती है कि आपने यहाँ पे स्ट्राइक किया जो ह्यूमैनिटेरियंस जो स्थिति है गाज़ा में वो ऐसी क्यों है? वहाँ पे खाना-पानी बाकी सब चीज़ क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि जो गाज़ा का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? वो हमास ही है, हमास का पॉलिटिकल विंग। कोई हमास के पॉलिटिकल विंग से क्वेश्चन नहीं करता है कि आपने जो ये स्थिति अभी यहाँ पे लाई हुई है, ये क्यों लाई हुई है? दूसरी, अभी सब कहते हैं कि जो नदर्न गाज़ा है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं, चाहे बड़े हों, छोटे हों, उसके ऊपर में बमबारी हो, एक-एक छोटे-छोटे हॉस्पिटल में इतने हज़ार लोग हैं। कोई अभी तक किसी ने ये नहीं रिपोर्टिंग की है कि उस हॉस्पिटल के नीचे जो सुरंग खुलती है, उसमें कितने टेररिस्ट और कितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि वो हॉस्पिटल क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? ये हमास जो है, वो छोटे-छोटे हॉस्पिटल को खाली क्यों नहीं करने दे रहा है? उसका इंटरेस्ट वही है क्योंकि उसी हॉस्पिटल के नीचे में ये जो सुरंगें उनकी खुलती है, उनका मुँह खुलता है, तो वहाँ पे उनका रक्षा है। तो आज के दिन में अगर कोई सवाल करना चाहे तो ऐसे सवाल पूछे कि जो कि पेनफुल होगा हमास के जो पॉलिटिकल विंग हैं उनको आंसर करना। और ये जहाँ तक अस्पताल की बात है, हम लोग कह रहे हैं ना कि वो जो एक नैरेटिव बन रहा है आजकल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, तो ह्यूमन राइट तो छोड़ दीजिए, ह्यूमन राइट चाहे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, उन लोगों को छोड़ दीजिए, वो लोग डिफंक्ट पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास में आज इतनी भी हैसियत नहीं है कि आज से 3 साल 4 साल पहले अफगानिस्तान में सिखों का जिनोसाइड कंप्लीट हो चुका है। अफगानिस्तान में कंप्लीट जिनोसाइड हो गया है पिछले 3 साल 4 साल में पहले। लेकिन एक भी फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो यूएनएचआरसी की वहां पे नहीं गई है। पाकिस्तान में लगभग यही हाल है। बांग्लादेश में देखिए अभी दुर्गा पूजा हुई ना, देखिए अभी से शुरू हो जाएगा वहां पे कि जितने मंदिर हैं उस मंदिर में दुर्गा की मूर्ति को तोड़ी जाएगी, वहां पे हिंदुओं को मारे जाएंगे, लेकिन एक भी फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पे नहीं जा रही है। बाकी देखिए जितने मिडिल ईस्ट के नेशन में आज से 5 साल पहले जेरेमी हंट जो यूएन जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे, आपने बांग्लादेश की सर बात की तो मैं एक लाइन जो है वो ऐड कर देती हूँ कि कई रिपोर्ट्स में साफ तौर पर लिखा है कि बांग्लादेश में अभी जिनकी सरकार है उसकी वजह से फिर भी जो भारत है वो सुरक्षित है। जैसे अगर वो सरकार हटती है तो बांग्लादेश भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ हसीना के चलते जो वहां पे अभी जो सरकार जो है उसने वहां के जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं, रेडिकल एलिमेंट हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, उसके ऊपर में अंकुश लगा रखा है। आपने सुना होगा आज से 2 साल पहले कि बहुतों को जेल में डाला है। जिस दिन ये सरकार बदलेगी वहां की हालात बदल जाएगी और हमारे लिए फ्रंट उस तरफ में शुरू हो जाएगा, चाहे वो अटैक करे या ना करे, लेकिन कम से कम जिहादी इन्फ्लक्स जो है वो वहां से फिर से शुरू हो जाएगा क्योंकि जो जिहादियों को जेल से छोड़ा जाएगा उन जिहादियों को पाकिस्तान और बाकी जो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक नेशंस हैं वो वहां से इंडिया के अंदर में लाने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडिया उनके रेडार पे है। जो मैं बात बता रहा था, जो मैं बीच में छूट गई थी, वो ये थी कि जो एक रवैया था पूरे उस जोन का, तो उस जोन में आज के दिन में चाहे इस्लामिक नेशंस मुंह से कहे या ना कहे, अंदर से वो चाहते हैं कि इस्राएल के जो ज्यूज को नहीं देना चाहते हैं वहां पे रहने का अधिकार। अभी जो 4-5 दिन पहले एक हमास के जो एक डिप्टी कमांडर थे, उनका तो कहना यही था कि वो यहूदियों को, ज्यूज को नामो निशान मिटा देंगे, उनका नरसंहार कर देंगे, उनका तो यही कहना था। और जो 7 अक्टूबर को हुआ था वो इसी का तो रूप था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 7 तारीख को जो हमला हुआ था इस्राएल के ऊपर में, जिसमें कि यहूदियों के बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबों को जिस तरह से तिरस्कृत किया गया था, अपमानित किया गया था, ये अकेला नहीं है। आप ये 7 अक्टूबर से पहले जाइए, इराक के सिलजार में क्या हुआ था,
वहाँ पे यज़दीज़ के औरतों को, बच्चों को इसी तरह से मारा काटा गया था और उनको स्लेव बनाया गया था। उससे भी पहले जाइए, कश्मीर में हमने क्या देखा था? वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ था? ये रूप हमने देखा था, क्योंकि जितने आँखों देखी बातें थी, जितने लोगों ने बताया था, वही चीज़ कश्मीर फाइल में दिखाया गया है। और जो कश्मीर फाइल में आपने देखा था, देखिए उसमें और 7 अक्टूबर को जो इस्राएल में हुआ है, कितनी सिमिलैरिटी है। यू नो, ये जो प्रेग्नेंट औरत है, उनके पेट को काट दिया गया है। यही डिस्क्रिप्शन हमें मोपल्ला वायलेंस में मिला था 1921-22। मोपल्ला वायलेंस में भी इसी तरह से किया था। उन दिनों में हमास नहीं था, उन दिनों में आईसिस नहीं था, लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता है, यही एक चीज है ये तब से जिसके चली आ ऊपर रही है। में काबू करना पड़ेगा। और निहार का लास्ट में मैं ये कहता हूँ, देखिए अभी तक जी। पूरा विश्व सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है, सिम्टम्स को, बीमारी, डिजीज को ट्रीट नहीं कर पा रहा है। ये बीमारी कहाँ से उत्पन्न होती है? आज के दिन में वर्ल्ड में 175 से ज्यादा जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों हैं? कहाँ से आए हैं? वो सब कुरान से अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। तो कुरान में जो हेटफुल जो आयतें हैं, उसको अमेंड क्यों नहीं किया जाता है? ऐसे जो करने की नॉन जरूरत मुस्लिम है। हाँ। वहाँ पे कुरान के ऊपर में एक प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, जिस तरह की चाइना ने किया है। निहार आज पूरे विश्व में सिर्फ चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने रेडिकल इस्लाम पे एक अंकुश लगाया है। वहां पे रेडिकल्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जितने भी देश हैं, जहां भी साइजेबल नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैं, वहां पे कुछ ना कुछ तबाही जरूर हो रही है। तो हमें इन सब चीजों से सीखने की जरूरत है। अब पूरा विश्व सिम्टम्स को ट्रीट करना बंद करे। जहां बीमारी है वो कुरान में, वो इस्लाम में, वो जो नफरत है काफिरों के खिलाफ, वो जो चीजें हैं उसको खत्म करनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये सब चलता रहेगा। हम बीटिंग अराउंड द बुश करते रहेंगे, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। निहारिका देवनाथ जी, यहाँ पर देखिए जो झा जी ने बहुत सारी जो जरूरी बातें हैं उससे उठाने की कोशिश की कि आतंक है, आतंकवादी है, इन तमाम चीजों को बहुत साल से भारत चिन्हित करता रहा और कई बार बोला गया है। और अभी कनाडा में जो तमाम चीजें चल रही थी, खालिस्तानियों को लेकर भी कहा कि जिसे आप पाल रहे हैं, जिसे आपकी फंडिंग कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो भारत के सताए हुए, वो तमाम जो लोग हैं वो कल को आपके ही पीठ में छुरा भोंकेंगे। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है? क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज जो इन लोगों को देखकर हाय हाय करती हैं, लेकिन वो खुद फंडिंग कर रही होती हैं। जी हाँ, आतंकवादी सोच का अब इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। अगर किसी को कोई तकलीफ है, चाहे वो कनाडा के हमारे सिख भाई हों या हमारे मुस्लिम भाई हों अरब देशों में, पाकिस्तान तो हमेशा से ही ऐसे आतंकवादियों गुटों को पालता रहा है। अब आने वाले 1, 2, 3 दशकों में इन लोगों का वर्ल्ड में कोई भी स्थान नहीं है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो सारे देश डेमोक्रेसी हैं, आप आइए, चुपचाप बात कीजिए। और सब दुनिया के जो देश हैं, बड़े-बड़े देश हैं, सब इनकी अगर कोई खास दरख्वास्त है, कोई मुश्किलात हैं, उसको हम एड्रेस करते हैं। चाहे वो भारत हो, भारत में भी हम इस पाकिस्तानी आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं, खासतौर से J&K में। तो अगर किसी को दिक्कत है, बात करें। जैसे भारत में हमने काफी हद तक जम्मू कश्मीर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद समझा दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के ही लोग हैं और उनको भारत के लोगों के बराबर दर्जा दिया हुआ है। भारत सरकार ने तो जम्मू कश्मीर में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्प्रूवमेंट किया है और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको इतनी अच्छी तरह से एजुकेशन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और राशन फैसिलिटीज दी हुई हैं कि वो बहुत खुश हैं। तो यही एक इलाज है कि अगर किसी जैसे मैं हमास की बात कर रहा हूँ, हमास को अगर कोई दुख है वो आके अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे ना, वो जाकर इजिप्ट में बैठे और अमेरिका राजी है। अमेरिका राजी है हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करने के लिए, और उनका जो दुख है उसको अमेरिका सॉल्व कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के मन में भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए काफी सम्मान है। अमेरिका भी चाहता है कि सारे पश्चिमी देश, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, हम सब फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं। और उनको अगर कोई दिक्कत है तो उनकी दिक्कतें क्या है कि वो इजराइल के विरुद्ध कंप्लेन करते हैं कि इजराइल जो है उनको जीने का बराबरी से जीने का सम्मान नहीं देता। तो बातचीत करें। अभी राष्ट्रपति अल-सीसी ने अब अगले हफ्ते एक मीटिंग बुलाई है
उसमें भी हमास के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो अपनी मुश्किलात को, अपने दुख को बोलें और अमेरिका जो है वो इसको समझा देगा कि फिलिस्तीन के लोगों को इज्जत से रखे, उनको जीने का बराबरी का मौका दे और उनको अच्छे अस्पताल बनवा के दे, अच्छे स्कूल बना के दे। फिलिस्तीन के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि उनको आस्ते-आस्ते हमास का समर्थन बंद करना पड़ेगा। तो बंद ये करना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल। बातचीत से ये संभव है। जी। हम्म और देवनाथ जी, ये देखिए कि हमास और फिलिस्तीन में जो थोड़ा एक थिन लाइन का डिफरेंस है, वो भी लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमास और जो फिलिस्तीन है उनमें से किसको चुनने की जरूरत है, और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सपोर्ट में फिलिस्तीन के। लेकिन अगर कभी भी फिलिस्तीन ये बात कहता है कि हमास का हम समर्थन नहीं करें, जैसे शुरू में ईरान जो है वो साफ तौर पर कह रहा था कि हमला हमने नहीं किया, लेकिन जिसने भी ये हमला किया उसका हम हाथ चूमते हैं, अगर वो इस तरह की बातें करेगा तो तमाम जो भारतीय लोग हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उतनी ही गलत है। देवनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद नहीं सुना उन्होंने। जहां सर आपने मेरा यहाँ पर सवाल सुना, आप कई बार कह चुके हैं कि जो इतने सारे मुख वाले राक्षस है जो है उन्हें हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो हमारी कंट्री के लोग हैं जब उनके साथ या फिर दूसरे जो उनके भाई है उनके साथ कश्मीर में कोई चीजें होती, तमाम चीजें, तब ये सभी लोग चुप रहते हैं। और 7 अक्टूबर के पहले ये तमाम लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे और पैलेस्टीन को लेकर या उनके हक की कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमले हो गए उसके बाद सभी लोग जो है वो पैलेस्टीन की यहाँ पर बात करने लग गए। यहाँ का जो आपने सवाल पूछा उसका आधा उत्तर तो आपने खुद ही दे दिया कि ये लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि फिलिस्तीन क्या है और ये हमास का टेरर विंग जो है ये क्या है। क्योंकि फिलिस्तीन को तो हम लोग सब, जब तक वहां पे अल फतह का था शासन था, हम लोग सब कहते थे कि हाँ फिलिस्तीन को अपना अधिकार मिलना चाहिए। और कहीं नहीं, मतलब अमेरिका में जो अब्राहमिक जो एकॉर्ड हुआ था उसमें 2 नेशन थ्योरी के फिलिस्तीनियों को अपना राज देने की बात की गई थी। लेकिन ये जो हमास का जो एंटी ह्यूमन चेहरा है, ये जो सबों के सामने में आया हुआ है, और आज के दिन में जो भी, चाहे भारत में हो या विश्व के किसी भी कोने में, कोई भी अगर हमास की बात करता है कि वो उसको जस्टिफाई करता है, तो फिर वो 26 मुखों वाले रावण जो हमारे देश में अभी एक पैदा हुआ है, वो इस रावण का वध मेरे ख्याल से नवरात्रि के अंतिम में होना चाहिए, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। और एक और चीज, ये जो हमास का जो जिहादी चेहरा है, ये रक्त बीज जैसा है। मतलब एक को मारें, हमने अमेरिका ने कहा था कि हम ओसामा को हमने मार दिया, खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जो आईसिस का जो चेहरा था अल बगदादी, उसको मार दिया, उन्होंने कहा कि सब खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ। ये रक्त बीज है। इनकी आइडियोलॉजी जहां से इंस्पिरेशन से ड्रॉ करते हैं, चाहे वो कुरान से करें, चाहे हदीस से करें या और किसी किताब से करें, तो ये जो आइडियोलॉजी जहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, उनका हेट और इंटॉलरेंट एलिमेंट वहीं से आता है। तो जब तक उस चीज को, मतलब बीमारी की जड़ वहां पे है और हम लोग ट्रीटमेंट कुछ और कर रहे हैं, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और हमारे देश के लोग जो फिलिस्तीन की बात करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। फिलिस्तीन के साथ में भारत सरकार भी खड़ा हुआ। जब यूएन में एक वोटिंग हुई थी तो भारत बिल्कुल फिलिस्तीन के पक्ष में था, लेकिन हमास के पक्ष में भारत कतई नहीं है। पहले दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो आतंकी हमला हुआ है, जो जिहादी हमला हुआ है, हम इसके साथ बिल्कुल नहीं है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और यही भर्त्सना करने से आज के दिन में ये 26 सिर वाला रावण जो है वो कतरा रहा है। और आने वाले दिनों में देखिएगा, आप लेडी हैं, मैं आपके साथ में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से पहले जब इराक में वॉर हुआ था, आईसिस के समर्थन में जिस तरह से विश्व से इस्लामी लड़कियां, औरतें, उनके जो जिहादी हैं उनके सपोर्ट के लिए उसके धरती पे गई थी, ये अब यहाँ भी शायद शुरू होने वाला है। क्योंकि अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुआ। मैंने कहा ग्राउंड ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो, देखिएगा ये सब चीज सुगबुगाहट फिर से शुरू होगी। और लड़ाई, असल लड़ाई वो ग्राउंड ऑपरेशन के बाद से ही शुरू होगी, क्योंकि तब
ये जो जितने भी जो जिहादी आउटफिट्स हैं, इनको लगेगा कि हमारा हमास जो है वो अब सफाया उसका होने जा रहा है, तो उसके समर्थन में वो जिस भी तरह से कूदना चाहेंगे, वहाँ कूदने की कोशिश करेंगे और इससे भारत सरकार को बचना होगा, क्योंकि ऐसे आशंका जहाँ से भी हो, उसको यहीं पे लगाम लगाना ज़रूरी होगा, चाहे वो 26 सिर वाला रावण हो, चाहे कोई वो राक्षस का जाति हो, कोई भी हो, इसको यहाँ पे भारत सरकार को थोड़ा-सा कड़ा रुख अपनाना होगा। निहारिका। जहाँ सर लगातार एक जो खबर है वो वायरल हो रही है और साथ ही यहाँ पर कल भी जो मेरे गेस्ट थे उन्होंने ये बात कही थी, हालांकि मुझे ये बात नहीं पची लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल ने ही हमास का जो बीज है वो बोया है और आज उन पर हमला करे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि इजराइल ने ही हमास को पैदा किया? निहारिका, हमास सिर्फ एक सिम्टम है। मैं बार-बार सुना था अलकायदा, उसके बाद सुना आईसिस, डाइश, उसके बाद जो जितने जिहादी तंजीम्स हैं, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब यूएसए गए थे, उन्होंने ट्रंप के सामने में अपने मुंह से कहा था कि हमारे धरती पे 34 से ज्यादा जिहादी तंजीम्स हैं सिर्फ पाकिस्तान में। मतलब, और मैं कह रहा हूं जो आज अभी स्क्रिप्ट में देखिए, जैसे ये हमास है, इसी तरह से तो वहां पे वो जो अफ्रीकन स्टेट्स में हैं, वो ऐसे ही जिहादी तंजीम्स वहां पे भी हैं। चाहे आप क्या नाम लें, जिसका आप नाम लें, किसी का भी नाम लें, अफ्रीकन नेशंस में भी ऐसे ही जिहादी तंजीम्स हैं। तो आज के दिन में 175 हैं। हमास को हम मान सकते हैं कि ठीक है, ये जो इस्राइल का है, जो बर्बरता तो नहीं की है इस्राइल ने जो ज्यादती की है पैलेस्टाइन में, शायद उसका सिम्टम हो, लेकिन बाकी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में, वो कहां से आया? क्या उसको इस्राइल ने उसको ये क्या है? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। ये इस्लाम का, मैंने कहा, 7 टेनेट्स में से जिहाद एक टेनेट है, और ये जिहादी विंग ऑफ इस्लाम जो है, ये कोशिश कर रहा है, चाहे वो एशिया हो, चाहे यूरोप हो। पाकिस्तान में तो 34 हैं, भारत में भी कुछ तंजीम्स हैं, ये बांग्लादेश में तंजीम्स हैं, और जैसे-जैसे आप हर देश में जाइएगा, अल शबाब ने क्या-क्या नहीं किया है अफ्रीका में। M23 आज के दिन में कौन सी ऐसी भर्त्सना वाली करतूत है जो M23 नहीं कर रहा? मुस्लिम 23 है वो नहीं कर रहा है। बोको हराम कौन सी ऐसी जो जाती है वो नहीं कर रहा है। तो सिर्फ हमास नहीं, मैंने कहा ना कि जितने तंजीम्स हैं सबों का वही है। और मैं तो आज से आपको 100 साल पहले के जाता हूं कि जिस तरह से हमने इस्राइल के धरती पे अभी 7 तारीख को देखा है कि प्रेग्नेंट औरत के पेट को काट दिया, यही चीज मोपला वायलेंस में केरला में हुआ था। जो मोपला वायलेंस में औरतों को, जो प्रेग्नेंट औरत थी, उनके पेट को काट दिया गया था। उस समय में कौन सा हमास था? उस समय में कौन सा आईसिस था? तो ये इनकी मानसिकता, ये आइडियोलॉजी है, ये जो परवर्टेड थॉट प्रोसेस है, ये इसके ऊपर में लगाम लगाने की जरूरत है, जिससे अभी सब कतरा रहे हैं। भारत सरकार कतरा रही है, यूरोप कतरा रही है, एशिया कतरा रही है, यूएन ह्यूमन राइट्स वो भी इस चीज से कतरा रही है। तो देखिए, डिजीज को आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जब तक डिजीज को ट्रीट नहीं कीजिएगा, ये सिम्टम्स इसी तरह से होते रहेंगे। आज के दिन में वो हमास सिम्टम है, कल के दिन में वो तालिबान था, उसके बाद में कुछ और होगा, ये सब चलते रहेंगे। तो इसीलिए पूरे विश्व को जरूरत है कि आप डिजीज को पकड़िए, और डिजीज है इस्लाम का हेट और इंटॉलरेंस, जो कुरान में निहित है, कुरान और हदीस में निहित है। मैंने इसके ऊपर में एक आर्टिकल लिखी है, 60 हेटफुल एंड इंटॉलरेंट वर्सेस ऑफ। आंखें खुल जाएंगी। ये सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इससे उत्पन्न हो रहे हैं। तो जरूरत है आज विश्व को उस पे ध्यान देने की, उस पे लगाम लगाने की। निहारिका।
ठीक है। यहाँ पर आपने जो तमाम चीजें बताई सर, इसी नोट पर जो ये चर्चा है वो मैं समाप्त कर रही हूँ कि यहाँ पर जो सिम्टम्स है जिसे अभी तक सब ट्रीट करने की सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन वाकई बीमारी जो उसे ट्रीट करने की जरूरत है, यानी जो जड़ से उसे उखाड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो ऐसा जो तालिबान ने किया, उस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो किसी भी कंट्री में देखने को मिल सकती है, और ये तमाम चीजों को विश्व को समझने का जरूरत है। सिर्फ अमेरिका, यूरोप या इंडिया ये चीजें समझने के बाद जो विश्व है उसे ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और साथ ही जहां पर हम यूएन की बात करते, अब उनकी बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि विश्व में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास खुद अपना एक स्टैंड है, जो चाहे तो इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाने में बिल्कुल सफल साबित हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।